तीसरे रोज एसएसपी सब इंस्पेक्टर जोशी के साथ खुद मेरी कोठरी में आया। 2 सिपाही साथ थे। जहां मेरी हथकड़ी उतार दी गई थी, सिपाहियों ने फौरन 2 कुर्सियां अंदर डाल दी। सब इंस्पेक्टर जोशी और एसएसपी भंडारी कुर्सियों पर मेरे करीब होकर बैठ गए। कोठरी की छत के साथ एक बल्ब दिन रात रोशन रहता था। एसएसपी भंडारी बड़ा खर्रांत और तजर्बेकार पुलिस ऑफिसर था। उसने मुझसे बड़ी मलायमत और नरमी के साथ बातें शुरू कर दी। वो कश्मीर के बारे में बातें करने लगा कि कश्मीर के मुसलमान कश्मीरी नाहक अपना नुकसान कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा कश्मीरी मुसलमान हिंदुस्तान के साथ हैं और वो हिंदुस्तान के साथ ही रहना चाहते हैं। जब उस पुलिस ऑफिसर ने आते ही कश्मीर की आज़ादी के बारे में गुफ्तगू शुरू की तो मैं फ़ौरन समझ गया कि इन लोगों को पता चल चुका है कि मैं कश्मीरी कमांडो हूँ। फिर भी मैं अपनी तरफ से बिल्कुल अनजान बना रहा और मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, ये झूठ है, बकवास है। कश्मीर के सारे मुसलमान हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान के साथ इल्हाक के हामी हैं। हिंदुस्तान ने ज़बरदस्ती कश्मीर पर अपनी फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा कर रखा है। मुझे इतनी जल्दी ऐसी बातें ज़बान से नहीं निकालनी चाहिए थीं। इन बातों ने कम से कम ये ज़रूर साबित कर दिया था कि मैं कश्मीर की तहरीक आज़ादी का हामी हूँ और कश्मीरी मुसलमानों के हक़ खुद इरादी के हक़ में हूँ। एसएसपी ने मुस्कुराते हुए मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक से ताल्लुक़ है और तुम कश्मीरी कमांडो हो जिसे भारत में तखरीबी कार्रवाइयों के लिए भेजा गया है। उस वक्त मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन कहा, यह झूठ है। मुझे किसी मुल्क ने इंडिया में जासूसी के लिए नहीं भेजा। कश्मीर की तहरीक आज़ादी की जो मैंने बात की है वो कश्मीर और भारत के हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। एसएसपी भंडारी मुसलसल मुझे घूर रहा था। ऐसे मालूम हो रहा था कि उसे मेरे बारे में किसी खुफिया बात का इल्म हो चुका है। उसने मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए मेरी तरफ ज़रा सा झुक कर पूछा, अहमदाबाद, आगरा और दिल्ली, इन शहरों में तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ पर हैं? अगर तुम हमें उनके सही ठिकाने बता दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। हम तुम्हें अपनी निगरानी में वापस पहुँचा देंगे। मैंने भी एसएसपी को घूरते हुए साफ इनकार कर दिया। मेरा कोई साथी नहीं, मैं जालंधर में मेहनत मजदूरी करता हूँ। क्या तुम हिंदू हो? हाँ, मेरा नाम देवनाथ है। उस वक्त यही हिंदुआना नाम मेरी ज़बान पर आया और मैंने यही बोल दिया। हकीकत यह है कि मैं उस वक्त हारी हुई जंग लड़ रहा था। मैं समझ गया था कि इन लोगों को मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब उन्होंने सिर्फ कोई सबूत ही मेरे सामने लाना था। जब मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ तो ये अंधेरे में किया हुआ फायर था। मैं जानता था कि मेरे हिंदू या मुसलमान होने की कुली 1 सेकंड में खुल सकती है। दूसरे लम्हे मेरा मुसलमान होना साबित हो गया। सब इंस्पेक्टर जोशी ने भी नर्म रवैया अख्तियार किया हुआ था। कहने लगा, हमारे पास इस बात का मुकम्मल सबूत है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। तुम कश्मीरी कमांडो भी नहीं हो, क्योंकि तुम कश्मीरी नहीं, मगर तुम कश्मीरियों के साथ मिलकर भारत में तखरीबी कार्रवाइयाँ करने आए हो और कर रहे हो। एसएसपी साहब ने तुम्हें जो पेशकश की है वो तुम्हें अजियतनाक मौत से बचा सकती है। हमें सिर्फ इतना बता दो कि इंडिया में तुम लोगों के खुफिया ठिकाने कहाँ कहाँ पर हैं और तुम्हारे साथ और कौन कौन लोग हैं। मेरे पास इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही थी, मगर मुझे इकरार भी नहीं करना था। अपने अहमदाबाद और दिल्ली वाले साथियों के किसी हालत में नाम नहीं बताने थे। मैंने साफ इनकार कर दिया। तब एसएसपी भंडारी ने मुझे बालों से पकड़कर एक झटका दिया और गाली देकर कहा, हमने तुम्हारी तस्वीर अहमदाबाद सीक्रेट पुलिस को भेजी थी। वहाँ से उन्होंने तुम्हारी तस्वीर देखकर तस्दीक की थी कि तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस हो जो गोगलदास पांडे के घर में जैनी साधु के भेस में रह रहा था। जिस कमरे में तुम रहते थे वहाँ हमने माइक्रोफोन और छोटा रेडियो ट्रांसमीटर भी बरामद कर लिया है। तुम पुलिस रेड पर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए थे, मगर आखिर यहाँ पकड़ लिए गए। तुम ही वो पाकिस्तानी जासूस हो जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर मडघाट स्टेशन पर मिलिट्री एमुनेशन की गाड़ी तबाह की थी। तुमने ही द्वारका फोर्ट के एमुनेशन डंप को उड़ाया है। क्या तुम अब भी इनकार करते हो? मेरा सारा राज फाश हो चुका था। मैंने दूसरा मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया जो असल हकीकत थी। मैंने कहा, हाँ, मैं कश्मीरी कमांडो हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मगर मैं पाकिस्तानी जासूस नहीं हूँ। मुझे पाकिस्तान ने जहाँ जासूसी के लिए नहीं भेजा। मैं अपनी मर्जी से मजलूम कश्मीरी भाइयों की मदद करने के लिए आया था। मैंने मडघाट और द्वारका फोर्ट के असलहे को भी इसलिए तबाह किया कि वो असलहा मेरे कश्मीरी भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा था। मैंने आपको सच बात बयान कर दी है। अब आप मेरे साथ जो चाहे सलूक करें। सब इंस्पेक्टर जोशी ने कहा, लेकिन तुमने अभी तक अपने साथी कमांडोज के बारे में नहीं बताया कि वो कहाँ हैं और उनके नाम क्या है। मैंने कहा, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं अकेला हूँ और मैंने अकेले ही मडघाट की एमुनेशन ट्रेन उड़ाई थी और द्वारका फोर्ट का एमुनेशन का जखीरा तबाह किया था। एसएसपी भंडारी कुर्सी पर से उठ खड़ा हुआ। अहमदाबाद से चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर शाम तक आगरा पहुंच जाएगा। वो तुम्हें पहचानता है, वो तुम्हारी शनाख्त करेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि तुम किस तरह अपने मंसूबों के बारे में और अपने साथियों के नाम पते किस तरह नहीं बताते। उसने एक सिपाही को हुक्म दिया, इसकी कड़ी निगरानी की जाए। ये सिपाही सब इंस्पेक्टर और एसएसपी के साथ ही कोठरी से निकल गया।
उसने कोठरी की सलाखों वाले दरवाजे को बंद करके भारी ताला लगा दिया और पहले वाले संतरी से कहा, तुम जाओ, मैं ड्यूटी दूंगा। पहला वाला सिपाही चला गया। मैं बाजी हार चुका था, लेकिन इस बात पर बड़ा हैरान था कि अभी तक किसी ने थाने में मेरी तलाशी नहीं ली थी। खुदा जाने वो किस लम्हे का इंतजार कर रहा था। इतनी बहुत गनीमत थी कि कोठरी के अंदर मुझे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। मेरी जेब में सिवाय कुछ नकदी और छोटी सी डिब्बी के और कुछ नहीं था, लेकिन इस छोटी सी डिब्बी में 6 टाइम बम थे। ये च्युइंगम बम की 6 चौकोर टिक्कियां थीं, जिनकी वज़ाक़ता बिल्कुल च्युइंगम की तरह बनाई गई थी, लेकिन उनके अंदर इंतहाई धमाका खेज मवाद भरा हुआ था। एसएसपी भंडारी की ज़बानी मुझे इल्म हो चुका था कि अहमदाबाद सीक्रेट पुलिस का कोई ऑफिसर वहां से आगरा के लिए रवाना हो चुका है। ज़रूर उसने मुझे गोकुलदास पांडे के घर पर देखा होगा। उसको मेरी तस्वीर भी मिल चुकी थी। अब उसने आकर मेरी शनाख्त करनी थी और उसके बाद मुझे हैवानी टॉर्चर का निशाना बनाना था, जिसको मुझे मौत की सरहदों तक बर्दाश्त करना था। लेकिन मैं तशद्दुद और अजियत के लम्हात शुरू होने से पहले वहां से फरार हो जाना चाहता था। सवाल ये था कि कैसे। एक राइफल बरदार सिपाही दरवाजे पर पहरा दे रहा था। ये एक बड़ा मसला था जो इस वक्त मेरे सामने था, और मुझे तरबियत याफ्ता तजुर्बेकार कमांडर होने की हैसियत से इस मसले को बहुत जल्द हल करना था। मसले का एक हल मेरी जेब में मौजूद था, लेकिन ये आखिरी हल था और इसमें मेरी अपनी जान जाने का खतरा था। मैं फरार के किसी दूसरे तरीके पर गौर कर रहा था। एक तरीका यह था कि मैं बाहर खड़े संतरी को किसी तरह दरवाजे की सलाखों के पास बुलाऊं, सलाखों में से हाथ निकालकर उसकी गर्दन का मनका तोड़कर उसकी बेल्ट के साथ जो चाबियों का गुच्छा था वो अपने कब्जे में कर लूं और दरवाज़ा खोलकर थाने की अकबी दीवार फलांग कर फरार हो जाऊं। यह हल बिल्कुल ऐसा ही था कि बगले को पकड़ने के लिए उसके सर पर मोमबत्ती रख दी जाए। धूप में मोम पिघल कर बगले की आंखों पर गिरे, बगला अंधा हो जाए तो फिर उसे पकड़ लिया जाए। उस वक्त दिन के 8 या 9 बजे का वक्त होगा। मेरे पास घड़ी नहीं थी। मैंने बाहर खड़े संतरी से पूछा। उसने पहले तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा, फिर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली और नफरत से कहा, 9 बजने वाले हैं, बस तुम्हारी मौत में थोड़ा वक्त बाकी रह गया है। मैं कंबल ओढ़े कोने में फर्श पर बैठा रहा, सोच रहा था और वक्त गुजरता जा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि अब सोचने का वक्त गुजर चुका है, अब एक्शन का वक्त शुरू हो गया है। जो कुछ भी करना है मुझे उसी वक्त कर डालना चाहिए। आखिर मैंने कोठरी को धमाके से उड़ाने का फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरी जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा, अगर मर गया तो फिर क्या हो सकता है, मर जाऊंगा। लेकिन इंडिया की हिंदू पुलिस की बेइज्जती और तशद्दुद से तो निजात हासिल हो जाएगी। मुझे मालूम था कि अहमदाबाद में मुझ पर सिर्फ तशद्दुद ही नहीं किया जाएगा, बल्कि मेरी बेइज्जती भी की जाएगी। तशद्दुद तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जिल्लत मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। वक्त गुजरता जा रहा था। ऐन मुमकिन था कि ये लोग कुछ देर बाद आकर मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दें, जहाँ मुझे च्युइंगम बम लगाने का मौका ही ना मिल सके। और एक बात यह भी थी कि बम लगाने के बाद मुझे मजीद 1 घंटे तक उसके फटने का इंतज़ार करना था। उसकी कीमियाई साख्त ऐसी बनाई गई थी कि बम की च्युइंगम टिक्कियाँ किसी जगह चिपकाने के बाद उसके एक तरफ के किनारे को ज़रा सा दबा दिया जाता, मगर यहाँ तो मैं बम फटने से पहले नहीं भाग सकता था। मुझे बम ब्लास्ट होने के बाद भागना था, वो भी इस सूरत में कि अगर मैं जिंदा बच गया। बम लगाने का फैसला दरख्त की शाख पर बैठकर उसको काटने जैसा था, मगर इसके सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चुनाचे मैंने जान की बाजी लगाने का फैसला कर लिया। इस फैसले के साथ ही मैंने कंबल की बुक्कल के अंदर ही पतलून की जेब से च्युइंगम बम की डिब्बियाँ निकाली और एक छोटी चौकोर टिक्कियाँ निकाल कर वापस अपनी जेब में रख दी। बम की टिक्कियाँ मेरे सीधे हाथ की हथेली में थी और मैं कोठरी की सलाखों वाले दरवाजे का जायजा ले रहा था। किसी हद तक बचाव की एक सूरत यह थी कि मैं ये बम दरवाजे के बाहर की जानिब दीवार से चिपकाऊं, लेकिन यह काम बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा था। संतरी दरवाजे के सामने चलकर पहरा दे रहा था। मैंने उसके कदमों का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। वो एक तरफ से 5 कदम चलकर दरवाजे की दूसरी जानिब पहुंचता था, वहां एक लम्हे के लिए रुक जाता, फिर पलट कर वापस चलने लगता। मैंने जहन में एक स्कीम तैयार कर ली। उसके साथ ही मैं कंबल ओढ़े उठा और दरवाजे के बिल्कुल करीब आया। संतरी ने मुझे डांट कर कहा, क्या बात है, पीछे चलकर बैठो। मैंने दूसरा हाथ जेब में डालकर 100 रुपए का नोट निकाला और बड़ी आजिज़ी के साथ, जिस तरह नशेगी लोग बोलते हैं, संतरी के आगे हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपको भगवान का वास्ता है, मेरा नशा टूट रहा है, मुझे एक सिगरेट या बीड़ी कहीं से ला दें, ये 100 रुपया मुझसे ले लें। मैंने 100 रुपये का नोट उसके आगे कर दिया। संतरी पर सबसे पहला असर यह हुआ कि उसने दाएं बाएं जायजा लिया कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। उस जमाने में 100 रुपये के नोट की बड़ी अहमियत थी। संतरी ने जल्दी से 100 रुपये का नोट मेरे हाथ से लेकर अपनी जेब में रख लिया और सलाखों में हाथ डालकर मुझे पीछे धकेल दिया। चलो पीछे हटकर बैठो। मैं जल्दी से पीछे हो गया। मैं एक नशई की अदाकारी कर रहा था जिसका नशा टूट रहा था। मैंने दोनों हाथ जोड़े रखे थे। मेरी सीधी हाथ की हथेली के अंदर च्युइंगम बम चिपका हुआ था।
मैं वहीं सलाखों के पास जमीन पर बैठ गया। संतरी बोला, अभी कोई आता है तो तुम्हारे लिए सिगरेट बीड़ी मंगवाता हूँ। मेरे पास सिगरेट नहीं है। मैंने दिल में उसे बड़ी सख्त गाली दी। वो मेरे मंसूबे को नाकाम बना रहा था। मेरा ख्याल था कि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ से हट जाएगा, मगर वो 100 रुपये लेकर भी अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैंने कहा, भैया किसी दूसरे संतरी से सिगरेट मांग कर ले आओ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने फिर मुझे गुस्से से डांट कर कहा, पीछे हट कर बैठो। लेकिन मैंने महसूस किया कि इस दौरान वो बरामदे के दूसरे कोने की जानिब देख रहा था। शायद किसी ऐसे संतरी की तलाश में था जो बीड़ी वगैरह पीता हो, मगर वो मुझे सिगरेट फराहम करने के मामले में इतना संजीदा नहीं था। वो 100 रुपये का नोट लेकर हजम कर गया था। अब वो दरवाजे के बाहर चल फिर कर दोबारा पहरा देने लगा। इस दौरान मैं बेमालूम अंदाज में खिसकता हुआ दरवाजे के कोने में आ गया। मैं उसकी मौजूदगी में दरवाजे की एक जानिब बम लगाने का फैसला कर चुका था। मैं वहीं कंबल ओढ़े बैठा इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कराहने लगा जिस तरह वाकई मेरा नशा टूट रहा हो। संतरी इस दौरान इधर उधर जरूर देख लेता। एक बार जब वो दरवाजे के आगे पहरा देने के अंदाज में टहलता हुआ जरा आगे गया तो मैंने कंबल में से हाथ निकाल कर सलाखों वाले दरवाजे के कोने में च्युइंगम बम चिपका दिया। बम चिपकाने के साथ ही मैंने उसका खास किनारा जरा सा दबा दिया। जिस वक्त संतरी 5 कदम चलने के बाद वापस मुड़ा, उस वक्त मेरा हाथ कंबल के अंदर था और मैं कराहने की अदाकारी कर रहा था। संतरी ने मुझे गाली देकर कहा, तुम अभी तक जहां बैठे हो, चलो पीछे हटो। मुझे तो खुद अब कोने में दीवार के साथ जाकर ही बैठना था, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी बच सकती थी तो वहीं से बच सकती थी। मैंने धमाके का अंदाजा लगा लिया था। धमाके के साथ सामने वाली दीवार को दरवाजे और संतरी के साथ ही भग से उड़ जाना चाहिए था। इसके अलावा कुछ नहीं था कि पिछली दीवारें और छत उड़कर किस तरफ को जाती। मेरी अकल कह रही थी कि अगर मैं पिछली दीवारों के दरमियान कोने में फर्श पर औंधा लेट जाऊं तो धमाके के ज़बरदस्त दबाव के अलावा सामने वाली दीवार और छत के मलबे से बच सकता हूं। जब धमाका होता है तो सबसे पहला नुकसान हवा के वो थपेड़े पहुंचाते हैं जिनमें शदीद दबाव होता है। उसके बाद बम में डाले हुए लोहे के कील, लोहे और शीशे के टुकड़े आदमियों को गोलियों की तरह लगते हैं। लेकिन मैंने जो बम चिपकाया था उसमें सिर्फ धमाका पैदा करना था। उसमें लोहे के कील या शीशे के टुकड़े बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उसे इंतहाई धमाका खेज बनाया गया था। जमीन पर औंधे लेटने में एक फ़ायदा ज़रूर था कि धमाके से पैदा होने वाली हवा के शदीद दबाव के थपेड़े मेरे ऊपर से निकल जाते और बहुत मुमकिन था कि छत के साथ मेरे पीछे वाली दीवार को भी उड़ा देते। जो कुछ भी था, अब मुझे इन सब का मुकाबला करना था। बम मैंने लगा दिया था और बम के अंदर कीमियाई रद्द अमल शुरू हो चुका था। मैंने संतरी को आवाज़ देकर कहा, महाराज टाइम ही बता दें। उसने बेजारी से घड़ी पर निगाह डालकर कहा, 9 बज रहे हैं। मुझे टाइम का पूरा हिसाब रखना था। इस बम का तजुर्बा हो चुका था। द्वारका फोर्ट में जो बम मैंने लगाए थे वो ठीक 1 घंटे बाद फटना शुरू हो गए थे। इस हिसाब से मेरे पास सिर्फ 1 घंटा था। 1 घंटे के बाद पुलिस स्टेशन में क़यामत बर्पा होने वाली थी। हो सकता था कि इस क़यामत में मैं भी रगड़ा जाता, लेकिन जो कुछ करना था मैंने कर दिया था। अब आगे तकदीर का खेल था। मैंने सोचा ज़िंदगी होगी तो बच कर निकल जाऊंगा। अगर ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है तो अल्लाह मालिक है। सिर्फ एक बात का ख्याल मुझे परेशान कर रहा था कि इस दौरान किसी वजह से मुझे उस कोठरी से निकाल कर किसी दूसरी जगह न बंद कर दिया जाए। यह भी हो सकता था कि SSP सिक्योरिटी के पेश नज़र मुझे सामने वाली कतार में जो हवालात थे वहां पहुंचा दें। ऐसी सूरत में मेरे मंसूबे पर पानी फिर सकता था। बम को तो 1 घंटे बाद फट कर वहां तबाही मचानी ही थी, लेकिन इसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचना था। वक्त गुजरता जा रहा था और मैं अपने जहन में एक एक सेकंड का हिसाब लगा रहा था। एक तरह से टाइम बम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। मैंने इस दौरान 3 बार पहरेदार संतरी से पूछा कि वक्त क्या है। तीसरी बार उसने मुझे गाली दी और कहा, खबरदार जो अब तुमने टाइम पूछा, टाइम तो तुम ऐसे पूछ रहे हो कि जैसे तुमने कहीं बम लगाया है। दूसरी बार उसने जब टाइम बताया तो इस हिसाब से बम के फटने में आधा घंटा बाकी था। मेरे पास वक्त का हिसाब रखने के लिए अब कोई जरिया नहीं था। बस अंदाजे लगाता जा रहा था कि अब 5 मिनट गुजर गए हैं, अब आधा घंटा गुजरे हुए 20 मिनट हो गए हैं और सिर्फ 10 मिनट बाकी रह गए हैं। जब मेरे हिसाब बल्कि अंदाजे के मुताबिक बम लगाने के बाद तकरीबन 1 घंटा गुजर गया या गुजरने वाला था, तो मैं एहतियाती तदावीर इख्तियार करते हुए कोने में जाकर बिल्कुल दीवार के साथ लगकर औंधे होकर लेट गया और मजीद एहतियात से काम लेते हुए कंबल का सरहाना बनाकर अपने सर के ऊपर रख लिया। संतरी ने सलाखों के पास आकर मेरी तरफ गौर से देखा। मैं एक आंख जरा खोलकर उसे तक रहा था। मैंने थोड़ा सा कंबल मुंह में डालकर दांतों में दबा लिया। संतरी ने मुझसे कोई बात न की और बदस्तूर इधर उधर चलकर पहरा देने लगा। इतने में थाने के अंदर जोर से घंटा बजा। ये बिल्कुल ऐसा घंटा था जैसे स्कूल के ज़माने में जब पीरियड ख़त्म होता तो बजा करता था।